तो ये हमारे पास में हर जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में क्या है, वो एक तरीके का क्या हो जाएगा, सर्विस हो गया ये। अब यहाँ पर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ये बोलता है कि हम यदि हर एप्लीकेशन को अलग अलग यदि कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो अब ये मेरे पास में एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये मान के चलो कि ये जो तुम्हारी पास में जो लेयर है इसके अंदर अलग अलग ये। तो एक हमारे पास में ये माइक्रो सर्विसेज यदि हो गया, ये एक हमारे पास में क्या है कि ये माइक्रो सर्विसेज हो गया। माइक्रो सर्विसेज जो है तुम्हारा एक अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, एक तुम्हारे पास में ये माइक्रो सर्विसेज हो गया ये तुम्हारे पास में ये माइक्रो सर्विसेज हो गया, एक तुम्हारे पास में ये माइक्रो सर्विसेज हो गया यहाँ पर ये। तो माइक्रो सर्विसेज क्या है कि वो एक बड़े प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल है ये, हम उससे उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेटली हैंडल कर रहे हैं हम लोग ये। उसकी फंक्शनलिटी को हम लोग सेपरेटली हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब अलग अलग तुम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली ये उसके अलग अलग सर्वर पर तुमको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक सर्वर का तुम्हारे पास में एक आईपी एड्रेस रहेगा, दूसरे सर्वर का क्या रहेगा, एक आईपी एड्रेस रहेगा, तीसरे सर्वर का एक आईपी एड्रेस रहेगा। अब उसको तुम जो है वो कैसे यहाँ पर कॉल करोगे अलग अलग आईपी एड्रेस को किसी भी एप्लीकेशन से, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं पे क्या करना है, इसको यहाँ पर एंड यूजर है उसको रिक्वेस्ट करेगा। अब हर फंक्शनलिटी के लिए क्या हम लोग अलग अलग क्या, तो ये हमारे पास में क्या, ये सर्वर है हमारे पास में ये। तो ये इतने सारे एप्लीकेशन के लिए इतने सारे सर्वर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दी फ्रंट एंड के साइड में एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ये माइक्रो सर्विसेज वन है, ये माइक्रो सर्विसेज जो है वो टू है। अब ये सब अपने आप में प्रोजेक्ट है कि ये बड़े बड़े अलग अलग फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो माइक्रो सर्विसेज जो है वो ये उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से ब्रेक कर लिया यहाँ पर ये। अब एकदम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो अभी के समय में प्रोजेक्ट जो होते हैं वो भी तीन टाइप के कैटेगरी में हमारे पास में हैं। तीन टाइप तो नहीं बोलेंगे, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो यदि तुमको एकदम स्क्रैच से मिल गया तो बहुत ही किस्मत की बात है ये, कि जो एकदम स्क्रैच से क्रिएट हो रहा है यहाँ पर ये। तो स्क्रैच से क्रिएट करने जो जो स्क्रैच से प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर ये, उसके अंदर सब कुछ क्या है, प्लानिंग से चीज़ें हो रही है यहाँ पर ये। तो उसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सब कुछ प्लान करके हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर तुम्हारा लर्निंग स्कोप तो हाई रहेगा यहाँ पर एक बिल्कुल की जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा होगा यहाँ पर, वो सब तुम एंड टू एंड जानते जाओगे और स्टार्टिंग से वर्क करोगे तो एक समय बाद तुम मास्टर रहोगे उसके अंदर ये। तो यहाँ तो संभावना कम रहती है। फिर एक रहेगा हमारे पास में मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस। तो एक हमारे पास में क्या रहेगा, ये मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा यहाँ पर ये। तो जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, तुमको उसके अंदर क्या करना है कि कुछ न्यू फीचर ऐड करना है यहाँ पर। तो चेंज रिक्वेस्ट बोल सकते हैं हम उसको ये, या उसके बग फिक्स करना है, एनालिसिस करना है, मॉनिटरिंग करना है, सपोर्ट देना है, कुछ भी करो। तो ये क्या है तुम्हारा ये बग फिक्स, डिफेक्ट फिक्स, या कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर जो चेंजेस आएगा वो हम लोग यहाँ पर करते हैं मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट में। तो ये कहाँ पर आता है हमारा ये, मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर आता है ये।
चेंज रिक्वेस्ट या फिर बग फिक्स, डिफेक्ट फिक्स। तो ये मेंटेनेंस जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पर तुम्हारा जो चाहिए वो डीबगिंग स्किल अच्छा चाहिए तुमको, सोचते अच्छा आना चाहिए, इशू को फाइंड आउट करना है, डीबगिंग अच्छा करना पड़ेगा, बिजनेस को भी समझना पड़ेगा कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहिए, पहले क्या चल रहा है, अभी क्या चाहिए, कब कोड ब्रेक हुआ, पहले चलता था कि नहीं चलता था, बंद हुआ है, कुछ रिलीज के बाद में बंद हुआ है तो कोई सा दूसरे कोड का इम्पेक्ट तो नहीं आ गया है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए रहता है। यदि किसी ने मेंटेनेंस के लिए यदि रिसोर्सेज को हायर किया है तो उसमें वो एक्सपीरियंस पर्सन ही डालते हैं, उसमें न्यू पर्सन नहीं रहते, क्योंकि न्यू पर्सन को डेवलपमेंट कोड राइट करने का नॉलेज है, एग्जिस्टिंग के अंदर फिगर आउट करने का नॉलेज नहीं है। तो ये मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में हमारे पास में आता है। एक आता है हमारे पास में जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर माइग्रेट करना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, माइग्रेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ तो और एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। माइग्रेशन में क्या है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको न्यू टेक्नोलॉजी में लेके आना है, या उसका आर्किटेक्चर ही चेंज करना है। पहले वो मोनोलिथिक में था, अब उसको माइक्रो सर्विसेज में करना है तुमको। ये पहले उसमें जावास्क्रिप्ट पर जेक्यूरी वगैरह लगा हुआ था, अब उसको एंगुलर में करना है। तो ये माइग्रेशन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये माइग्रेशन होते हैं या फिर क्या होते हैं, वो अपग्रेड होते हैं। अपग्रेड तो मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं, कोई से प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अपग्रेड करने का मतलब है कि उसका वर्जन चेंज करना। तो अपग्रेड जो है वो मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं, तो हम उसको अलग से कैटेगरी में नहीं बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यदि हम लोग कोई पुराने वर्जन की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग नए वर्जन की लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करते हैं उसमें, या उसको अपग्रेड करते हैं। जैसे पहले जावा 8 यूज़ हो रहा है, कोई सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी जावा का स्टेबल वर्जन है 17, तो 17 के ऊपर डालेंगे। तो उसको अपग्रेड करने के लिए अंदर सीधे के सीधे जेडी के चेंज नहीं कर देंगे, नहीं तो इतना सारा लाइन ऑफ कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि हर नए रिलीज के साथ में, नए वर्जन के साथ में काफ़ी चीज़ें डेप्रिकेटेड हो जाती है। और वो यदि हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कोड ही जो है वो ब्रेक हो जाएगा, फंक्शनलिटी ब्रेक हो जाएगा। तो अपग्रेड अपग्रेड करने का भी एक स्ट्रेटेजी होता है ये। तो ये मेन जो है ये 3 कैटेगरी के प्रोजेक्ट रहेंगे जहाँ पर तुमको चांस मिलेगा। नया मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन यहाँ पर मिलने की संभावना कम। मेंटेनेंस बेस्ड ज़्यादा मिलेगा। माइग्रेशन बेस्ड प्रोजेक्ट मिल गया तो तुमको सारा के सारा एक्सपीरियंस जो है पूरा के पूरा वो एक ही बार में आ जाएगा, क्योंकि माइग्रेशन के प्रोजेक्ट में तुमको दोनों तरीके से सोचना है। पुराने वाले को भी अंडरस्टैंड करना है, तो पुराने टेक्नोलॉजी को भी तुमको देखना है, और नई टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को माइग्रेट कर रहे हैं, वो भी तुमको नई टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ता है यहाँ पर। ये तो सारे चैलेंजेस माइग्रेशन प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, नया पुराना सब कुछ ये। तो यहाँ पर एनालिटिकल स्किल अच्छा हो जाता है यहाँ पर ये। तो मैंने माइग्रेशन में काम किया है यहाँ पर, ये बैकएंड के भी और फ्रंट एंड के भी। एंगुलर में माइग्रेट किया है प्रोजेक्ट को, और लेगेसी टेक्नोलॉजी से ही है, तो उसके चैलेंजेस मैं यहाँ पर जानता हूँ माइग्रेशन के क्या है। तो यहाँ पर अगर लर्निंग स्कोप जो रहता है वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, बट ये माइग्रेशन जो है वो अभी 2 3 4 साल एक्सपीरियंस के लिए इतना इजी नहीं है। यहाँ पर ये इसको माइग्रेट करना, इसके लिए काफ़ी ओल्ड डेवलपर, स्किल डेवलपर ही चाहिए जो मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं और मल्टीपल टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं, तो वो सारे चैलेंजेस को जानते हैं ये। तो उसी में हम लोग माइग्रेट करते हैं यदि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को मोनोलिथिक में, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग स्ट्रेटजी होती है माइग्रेट करने के लिए। जो प्रोजेक्ट पहले एक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, फिर दूसरे को हम लोग उसको माइग्रेट कर रहे हैं। तो माइग्रेशन एक तो टेक्नोलॉजी के बेस पे भी हो सकता है कि पहले वो जावा .NET में था उसको जावा में कर रहे हैं, या फिर वो आर्किटेक्चर के लेवल पे भी हो सकता है। तो माइग्रेशन किसी भी टाइप का हो सकता है यहाँ पर ये। तो ये उसी में हमारे पास में जो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है। अब इसका क्या है कि इकोसिस्टम है माइक्रो सर्विसेज का ही कि माइक्रो सर्विसेज ये बोलता है कि हर मॉडल को अलग अलग रखो। तो अभी के समय में हम लोग जो है वो एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। अब वेब एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली क्रिएट नहीं कर पाएंगे इसके केस में, हम एपीआई क्रिएट करेंगे और उसको कहीं ना कहीं से हम लोग कंज्यूम करवाएंगे यहाँ पर। तो फ्रंट एंड के साइड में हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पर उसको कंज्यूम करवाएंगे। तो एंगुलर यूज़ कर लो या रिएक्ट यूज़ कर लो,
कोई सा भी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करो, और उसको यहाँ से क्या करवाओ कि कंज्यूम करवाओ यहाँ पर उसके डेटा को। तो एंगुलर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलरली अलग अलग सर्विसेज को हम लोग यूज़ करें कंज्यूम करवाने के लिए। तो पॉसिबल क्या है, कितना यूआरएल कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पर एंगुलर के अंदर। जेसन डेटा जो रहेगा वो यहाँ से आएगा, बट एंगुलर में कितना कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पर, ये रिएक्टर में कितना कॉन्फ़िगर करोगे यूआरएल को। और ये यूआरएल तो क्या चेंज भी होते रहते हैं, आईपी एड्रेस जो है चेंज भी होते रहते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में इतना यूआरएल नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं कि एक इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं। अब वो इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए हमारे पास में एक पूरा के पूरा इकोसिस्टम का सब कुछ दे के रखा हुआ है हमारे स्प्रिंग के क्लाउड ने। तो तुम स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करोगे तो वो इकोसिस्टम को जो है वो ले लोगे। ये तो तुमको ये स्प्रिंग क्लाउड, तो ये जो है ये तुमको ये इसने पूरा की पूरा हमको दे के रखा हुआ है। तो तुमको ये क्या करना है कि वो पूरा की पूरा इकोसिस्टम जो है वो प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो या तो तुम स्प्रिंग क्लाउड का लगा दो यहाँ पर तो भी चलेगा, या फिर उसके इकोसिस्टम को यूज़ करने के लिए कुछ सर्विसेज हम लोग अलग अलग क्लाउड की सर्विसेज से ले लेंगे। कुछ अज्यूर से ले लेंगे, कुछ अमेजोन से ले लेंगे। तो कुल मिला के हमको माइक्रो सर्विसेज का इकोसिस्टम चाहिए, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। तो अब क्या करेंगे उस इकोसिस्टम को अचीव करने के लिए, तो सारी सर्विसेज को हम लोग एक जगह पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे रजिस्ट्री सर्वर। रजिस्ट्री सर्वर। तो अब ये जो हमको स्प्रिंग ने दे के रखा है उसका नाम है यूरेका। तो यूरेका इज ए रजिस्ट्री सर्वर। तो यहाँ पर क्या होगा, सारी की सारी जो तुम्हारे पास में सर्विसेज जो है वो रजिस्टर्ड होगी यहाँ पर। मतलब जो भी नया मॉड्यूल तुम क्रिएट करोगे सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको यहाँ पर अपने आप को क्या करवाना है, वो रजिस्टर्ड करवाना है अपने आप को यहाँ पर ही। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो रहेगी अपने आप को क्या करेगी, वो रजिस्टर्ड करेगी यहाँ पर। ये तो एक तुम्हारे पास में होगा रजिस्ट्री सर्वर, एक यहाँ पर होगा मेन एपीआई गेटवे। तो हमारा जो एंड यूजर जो रहेगा वो एपीआई गेटवे के थ्रू, एपीआई गेटवे के थ्रू क्या करेगा, वो यहाँ पर ये जो मेन यूजर रहेगा एपीआई गेटवे के थ्रू वो यहाँ पर जो है वो एंट्री पॉइंट रहेगा एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे के थ्रू वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा। किससे कम्युनिकेट करेगा, वो सारी की सारी सर्विसेज से। तो एपीआई गेटवे जो है वो इंटीग्रेटेड है रजिस्ट्री सर्वर में। तो ये रजिस्ट्री सर्वर इसको पता है यहाँ पर कि रजिस्ट्री सर्वर के पास में जो है सबके सब यहाँ पर रजिस्टर्ड है यहाँ पर ये। तो एपीआई गेटवे जो है वो किसी भी सर्विसेज से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो एपीआई गेटवे रहेगा। अब ये गेटवे जो रहता है वो काफ़ी पावरफुल रहता है यहाँ पर। ये गेटवे रहेगा वो काफ़ी पावरफुल है। गेटवे के पास में जो है वो फंक्शनैलिटी रहेगी रिक्वेस्ट को फिल्टर करने की, रिक्वेस्ट को राउटिंग करने की, कौन से वाले माइक्रो सर्विसेज पे राउटिंग करना है, रजिस्ट्री सर्वर से रीड करके यहाँ पर ये क्या रिक्वेस्ट आई है हमारे पास में ये। और ये फिल्टर करेगा, राउटिंग करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या कर सकता है, कैशिंग भी कर सकता है यहाँ पर ये। तो बहुत ही हाई लेवल के एपीआई गेटवे आते हैं हमारे पास में क्लाउड के पास में। अभी हम लोग स्प्रिंग का यूज़ करेंगे। और भी फंक्शनलिटी चाहिए तो क्लाउड के पास में अवेलेबल है, ये डब्ल्यू एस एजूर के पास में क्या है कि ये एपीआई गेटवे जो है वो काफ़ी सारे अवेलेबल है, जो कि बहुत हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं ये। तो सभी हमको एपीआई गेटवे पे करवाना है हमको ये। फिर एपीआई गेटवे पे हम लोग जो है वो सिक्योरिटी भी मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक एसएसओ जेडब्ल्यूटी जो है हम लोग इधर ही ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहीं पर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो जाएगा तब वो एंटर करने देगा, नहीं तो यहीं से रिक्वेस्ट को पे जो है वो यहाँ से वो यहाँ पर ये एप्लीकेशन को वो सिक्योर कर देगा यहाँ पर, फिर आगे रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा यहाँ से। तो ये
एपीआई गेटवे जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा इस इकोसिस्टम के अंदर हमें क्या है कि सारी की सारी माइक्रो सर्विसेज के अंदर एप्लीकेशन के अंदर हम लोग जो कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो उसको उठाकर एक ही जगह पर हमको यदि रखना है ये, क्योंकि हम लोग एज ए डेवलपर कंफ्यूजन में जाएंगे, काफ़ी जगह पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो उसके जगह पर क्या करो कि एक ही जगह पे उठा कर रख दो। तो यहीं से लग जाएगा जिस भी हमको माइक्रो सर्विसेज के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लगाना है, तो यहाँ पर हमको कॉन्फ़िगरेशन सर्वर जो है वो रखना पड़ता है यहाँ पर ये। तो हमारे गिट के अंदर हम लोग उस कॉन्फ़िगरेशन को रख देंगे, तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो है वो एक एडमिन सर्वर रखते हैं यहाँ पर ये। एक जो है हमारे पास में एक ये एडमिन सर्वर रहेगा यहाँ पर ये, जो कि यहाँ पर सारे के सारा मैट्रिक्स जो है वो उसको वो देख सकता है वो। फिर एक हमारे पास में रहेगा ये जिपकिन सर्वर। अब यही सब जो है वो हमको स्प्रिंग क्लाउड देता है ये। अब ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, बस उसका हमको इसको इंटीग्रेट करवाना है। तो जिपकिन सर्वर जो है तो क्या होता है कि माइक्रो सर्विसेज क्या करती हैं, आपस में भी कम्युनिकेट करती है ये, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास में ये जो हमारा प्रोजेक्ट जो है ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पर ये, तो ये क्या करेगी आपस में भी कम्युनिकेट करेगी यहाँ पर ये। एक माइक्रो सर्विसेज इंटरनली दूसरे से भी कम्युनिकेट करेगी यहाँ पर ये, और ये माइक्रो सर्विसेज एक्सटर्नल भी कम्युनिकेट करेगी यहाँ पर ये। अब ये तो इनके कंटेक्स्ट में आ रहे हैं ये हमारे प्रोजेक्ट के ये। अब कुछ जो रहेंगे वो बाहर के भी प्रोजेक्ट रहेंगे ये, जो कि हमको मान लो कि यहाँ से आधार के एप्लीकेशन को कॉल करना है वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक माइक्रो सर्विसेज जो है वो यूज़र का रजिस्ट्रेशन कर रहा है यहाँ पर ये, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए हम लोग आधार का यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे ऐसे एक्सटर्नली भी क्या करेंगे वो दूसरे को भी कॉल करेंगे कोई से सर्विसेज जो है ये। इसके अंदर एक सर्विसेज है लेट से माइक्रो सर्विसेज 5, ये बाहर से भी कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर ये। अब ये क्या कर रहे हैं इंटरनली भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ये एक दूसरे से ही। तो इंटरनली कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, एक्सटर्नली कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो कम्युनिकेशन दो तरीके के, एक हमारे पास में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक हमारे पास में है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करने का मतलब ये होता है कि हम लोग यदि रिक्वेस्ट को सेंड कर दें और रिस्पॉन्स का वेट करें, तो ये हमारे पास में आता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एक होता है हमारे पास में असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करें और रिस्पांस का वेट नहीं करें, आगे के फ्लो को चलने दें हम लोग ऐसे। जैसे कि मैंने मेलिंग में बताया था कि हमारे पास में डेटाबेस में यूज़र का रजिस्ट्रेशन हुआ, रिस्पांस में ट्रू आ गया कि रजिस्ट्रेशन हो गया, तो मैंने मेल कर दिया उसको, लेकिन मैंने वेट नहीं किया उसके रिस्पांस का, मैंने आगे का मेरा फ्लो एग्जीक्यूट होने गया, तो मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया यहाँ से मैंने उसको मेल कर दिया। तो तुम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके क्या कर सकते हो कि या सिंक्रोनसली यहाँ पर काम कर सकते हो। या फिर हमारे पास में क्या है कि अलग अलग यहाँ पर में एपीआई है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कॉल करने के हमारे पास में अलग अलग क्या है तरीके हैं। तो एक हमारे पास में है, थोड़ा सा नीचे राइड करता हूँ मैं ये। तो एक हमारे पास में एक ऐसा है रेस्ट टेम्पलेट, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कॉल करते हैं रिमोटली। एक हमारे पास में है ये फिन क्लाइंट, एक हमारे पास में है वेब क्लाइंट। अब ये सब क्या है ये अलग अलग जो है वो दूसरी सर्विसेज को कॉल करने के जो है वो तरीके हैं हमारे पास में ये। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में वे है। तो रेस्ट टेम्पलेट जो रहेगा वो सिंक्रोनस वे में काम करेगा, रिस्पॉन्स को वेट करेगा। वेब क्लाइंट रहेगा वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। फिल्म क्लाइंट जो रहेगा वो भी सिंक्रोनस वे में काम करेगा यहाँ पर ये। तो हम लोग क्या करते हैं जब आपस में जब सर्विसेज कॉल करती है तो हम लोग इसकी हेल्प से कॉल करेंगे। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो एक तो तुम्हारे पास में कॉल करने का तरीका ये हो गया है फिन क्लाइंट या वेब क्लाइंट या रेस्ट टेम्पलेट, तीनों में से किसी को भी यूज़ करो। तो रेस्ट टेम्पलेट जो है वो जेनेरिक है
वो नॉट ओनली स्प्रिंग, अदर केसेस में भी हम लोग रेस्ट टेम्पलेट को यूज़ करते हैं। बट हमको स्प्रिंग के अंदर ये फ्रीन क्लाइंट का कॉन्सेप्ट मिला है, फ्रीन क्लाइंट और वेब क्लाइंट का, तो ये थोड़ा सा पावरफुल है। इसके अंदर इंटरनली क्या है, जरा थ्रेडिंग का कुछ मैकेनिज्म है जिससे कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो होती है, जिससे रिस्पॉन्स जो होता है थोड़ा सा फास्टर रहता है वहाँ पर। ये उसके इंटरनली थ्रेडिंग का मैकेनिज्म है ये, तो उसको मैं जब करूँगा, जब मैं बताऊँगा इंटरनली कैसे काम करते हैं यहाँ पर ये। तो इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास में जो है वो फिन क्लाइंट का यूज़ होता है। तो ये एक सर, ये हमारे पास में असिंक्रोनस कॉल करने का जो तरीका रहेगा वो एप्लीकेशन के थ्रू रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इतना सारा इकोसिस्टम हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। इकोसिस्टम को हम यहाँ कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा हमको, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमें जो है, मॉनिटर करने का मतलब ये कि एक मॉनिटरिंग तो तुम्हारी ये होगी ये जिपकिन के थ्रू, कि कभी माइक्रो सर्विसेज इंटरनली क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। तो ये सब जिपकिन सर्वर मेंटेन करता है कि पहले यहाँ पर कॉल आया था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, कभी आपस में कम्युनिकेट कर रही है वो आपस में। तो ये सब इसके अंदर मेंटेन रहता है। इसकी रिक्वेस्ट आईडी रहती है, इसकी एक ट्रेस आईडी रहती है। तो उसके बेस पे क्या ट्रेसिंग होती है सारी की सारी यहाँ पर ये। तो ये एक तो तुम्हारी ये रिक्वेस्ट को मॉनिटर करने के लिए जिपकिन सर्वर है ये, कि इसका फ्लो क्या था यहाँ पर ये। अब ऐसा कि ऐसा क्या है कि जितने भी कोई भी क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो हम क्या करते हैं, लॉग क्रिएट करते हैं। तो अब ये लॉग को हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ये लॉगिंग क्या होती है। तो लॉग के अंदर हमारा मल्टीपल रिक्वेस्ट ने क्या किया है कि जब रिक्वेस्ट की है तो क्या होती है उसके, हम लोग लॉग क्रिएट करवाते हैं जिसके अंदर पूरा के पूरा फ्लो रहता है। तो उसके अंदर अलग अलग लेवल रहते हैं, एक डीबग का लेवल है, एक एरर का लेवल है। तो वो क्या होता है, वो लॉग फाइल में प्रिंट होता है, जिससे कि जब हमारा एप्लीकेशन मेंटेनेंस में रहता है तो हम लॉग मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इशू को फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पर ये। तो लॉगिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लॉग को देखकर हम लोग इशू का पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे कोड ब्रेक हुआ है, तो उसको फिर हम लोग रिजॉल्व करते हैं। बट माइक्रो सर्विसेज केस में क्या होती है, वो चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है कि अलग से लॉग जनरेट हो रहा है, इसका अलग से लॉग जनरेट हो रहा है, इसका अलग से लॉग जनरेट हो रहा है, इसका अलग से लॉग जनरेट हो रहा है। तो उसको लॉग को यहाँ पर मॉनिटर करना, उसके अंदर के इशू को मॉनिटरिंग करना, उसके लिए हमारे पास में काफ़ी चैलेंजिंग है ये। तो इंडस्ट्री में हमारे पास में टूल होते हैं जो कि लॉग मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसमें से एक हमारे पास में ये टूल है ELK। अब ये तीनों के अलग अलग सर्वर है, लेकिन हम उसको साथ में ही बोलते हैं। एक है हमारे पास में ये E फॉर इलास्टिक सर्च, L फॉर ये हमारे पास में लॉग स्टेस है, और K फॉर कीबाना है ये। तो ये भी एक सर्वर है, ये भी एक सर्वर है, ये भी एक सर्वर है। एक क्या करता है, सारे के सारे लॉग को रीड करता है जगह से, और एक क्या करता है कि उस लॉग को रीड करने के बाद में सारे के सारे लॉग को रीड करने के बाद में वो एक जगह पे लाता है, और वो डेटा को सर्चेबल बनाता है वो वहाँ पर ही। और के क्या है, एक डैशबोर्ड है हमारे पास में, जहाँ पर है ना हमें वो जो लॉग जो है वो दिखेंगे, उसके अंदर पर्टिकुलरली हमको UI के फॉर्मेट में दिखेंगे ये। कीबाना डैशबोर्ड। तो ये तीन अलग अलग हमारे पास में क्या है, ये टूल है। तो यहाँ पर हमको दिखेगा ये हमारा जो है वो कैसा, क्या एरर लॉग है, कहाँ पर एरर है, क्या है, क्या परफॉर्मेंस आ रहा है यहाँ पर, परफॉर्मेंस नहीं, कितने कैसा क्या हमारे पास में जो है वो कितना कोड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, ये कौन कौन सी सर्विसेज में कितने लॉग जनरेट हुए, उसके अंदर का क्या ट्रेसिंग है, ये सब यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर ये कीबाना डैशबोर्ड के थ्रू यदि कुछ एरर आ गया है तो यहाँ पर शो करेगा वो कि जो एरर मैसेज है वो ये वाले सर्विसेज के अंदर ये वाले लाइन नंबर से आया है यहाँ पर ये। तो हम क्या हो जाते हैं उससे कि हम ये कन्वीनियंट रहते हैं यदि हम लोग ये इस पर्टिकुलरली ELK को यूज़ करें। तो ये क्या ओपन सोर्स या फ्री है ये, जैसे हम लोग डाउनलोड करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं ये। बट इंडस्ट्री में यूज़ होता है स्प्लंक का, तो स्प्लंक का जो है वो एज ए लाइसेंस्ड है। तो वो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ पर ये। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे सपोर्ट के लोग हैं
वो यदि किसी भी तरीके से यदि इशू आएगा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमको वो जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वाली सर्विसेज में इशू है, ये वाली सर्विसेज में इशू है। बिकॉज क्या हो रहा है कि हम लोग बिहाइंड द सीन लॉग क्रिएट कर रहे हैं। तो वो लॉगिंग मैकेनिज्म का यूज़ करके हम लोग लॉग क्रिएट करते हैं और उसको एक जगह पर रखते हैं। उसको क्या करता है, ये वाला जो सर्वर जो है वो, यहाँ पर ये लॉग स्टेज जो है वो क्या कर रहा है, उसको कलेक्ट कर रहा है, उसके डेटा को बना रहा है वो, और उसको वो सर्चेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है इंटरनली, ताकि जो हमारे पास में जो ये किबाना का डैशबोर्ड जो है वहाँ से हम लोग सर्च कर सकें यहाँ पर ही। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ लॉग को सर्च करने के लिए हमारे पास में कुछ क्वेरीज होती है, उस क्वेरी को राइट करना थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ये प्रॉम्प्टिंग करते हैं उसके थ्रू, तो हमें पता लगते रहता है कि किस सर्वर पे क्या चल रहा है अभी, ये किस पे कितना क्या है, लोड है, कितने लॉग जनरेट हो रहे हैं, कितने यूज़र रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, या किस मॉड्यूल पे कितना रिक्वेस्ट आ रहा है, ये थोड़ा लॉग से समझ में आ जाता है। उस समय यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था तो क्या उसके पास में डेटा था, ये हमको लॉगिंग से समझ में आ जाता है। तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन को मॉनिटर करता है जो हमारे पास में ये ईएल के जो है ये। फिर वो एप्लीकेशन किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा होता है और उस सर्वर के अंदर सीपीयू और रैम होती है। तो तुमको परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ता है। तो परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमारे पास में जो टूल होता है वो होता है हमारे पास में, एक होता है प्रोमीथियस और एक होता है गाफाना। इसका भी डैशबोर्ड रहता है, ये गाफाना का। गाफाना ग्रेफाना। तो ये भी क्या है, तुम्हारे पास में ये डैशबोर्ड है। तो जैसा है कि तुमको क्या है कि अभी ये कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं है, तुमको म्यूजिक प्लेयर की तरह दिखेगा ये, एक्चुअली में ये डैशबोर्ड है, ये प्रोमेथियस गाफाना। तो ये यहाँ पर ये मॉनिटर होगा ये कि एक पर्टिकुलर जो तुम्हारा मशीन है एक सर्विसेज का, वो कितना सीपीयू रैम कंजप्शन कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये इसको क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब ये सब जो है, ये सब ये माइक्रो सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए जो है, ये इकोसिस्टम को मॉनिटर करने के लिए क्या लगेंगे तुमको, ये लगेंगे यहाँ पर ये। तो माइक्रो सर्विसेज इज नथिंग बट है इकोसिस्टम, जहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी सारे क्या अगर चल रही है, मशीन पे चल रही है, और उनको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे सर्वर मेंटेन करना पड़ रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, एपीआई गेटवे एक सर्वर, रजिस्ट्री सर्वर, कॉन्फ़िग सर्वर, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, ईएल के, जहाँ पर तुमको इशू जो हो रहा है वो क्विकली फाइंड आउट हो रहा है, फिर हम लोग फिक्स कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये। प्रोमेथियस का फाना ये क्या करता है, मशीन के अंदर की मॉनिटरिंग करता है, ये एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करता है ईएल के जो है हमारे पास में ये। फिर हमारे पास में डेटा की स्ट्रीमिंग भी होती है ये। तो डेटा स्ट्रीमिंग करने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई सा ऐसा डेटा है जो हमको फ्रिक्वेंटली जो है किसी और को सेंड करना है, और वो उसके डेटा को यूज़ करेगा वो, जैसे कि हमने कुछ जोमेटो से बुक किया, उसके बाद में हमारा डिलीवरी बॉय कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है ये, तो हम क्या करते हैं कि देखते रहते हैं ये। तो वो क्या करता है कि वहाँ से कंटिन्यूसली वो एल्टीट्यूड जो है वो सेंड करता रहता है, वो हमारे मोबाइल में क्या होता है, रिसीव होता है ये। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि कहीं से डेटा सेंड हो रहा है, कहीं से वो रिट्रीव हो रहा है। तो वहाँ पर ये वेब सर्विसेज काम में नहीं आती, वहाँ पर डेटा स्ट्रीमिंग के लिए हमारे पास में टूल काम में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं काफका, काफका सर्वर। तो काफका अपने आप में बहुत ही बड़ा टूल है, सेपरेटली उसके लिए लर्न करना पड़ता है उसको ये। काफका क्लस्टर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मैसेज, ब्रोकर और टॉपिक। तो क्या होते हैं कि इस काफका के अंदर, तो काफका भी एक मशीन है, सर्वर है, जैसे नॉर्मल सर्वर होते हैं, तो काफका का सर्वर होता है, उसमें ब्रोकर, टॉपिक, ये सब चीज़ें होती है। तो ये इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन करते हैं। अब वो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है हम लोग सर्विसेज के बीच में भी करवा सकते हैं, ये माइक्रो सर्विसेज के बीच में। तो ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो दो एप्लीकेशन आपस में एपीआई से भी कम्युनिकेट कर सकती है, दो एप्लीकेशन आपस में ये आपका सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सकती है। तो यदि हम लोग स्ट्रीमिंग का डेटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लाइक क्या है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर फेसबुक को ओपन किया, और मैंने क्या करा है कि
ये जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया और थोड़ी देर के लिए विजिट किया यहाँ पर, फिर मैंने मेरा माइंड सेट किया, मैंने उसको कार्ड में ऐड किया, और उसके बाद में फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन ये फेसबुक क्या कर रहा है, तुम्हारे डेटा को जो जितने भी क्लिक कर रहे हो इसको कहीं ना कहीं पे वो सेंड कर रहा है वो यहाँ पर ये। तो वो जो डेटा है कहीं ना कहीं पर सेंड हो रहा है, वो तुम्हारे माइंड सेट को रीड कर रहा है कि क्या है ये। तो ये तुम्हारे कुकीज़ के अंदर भी रख रहा है, और उसको ये क्या कर रहा है इन कंपनियों के पास में, या जो तुम रेगुलर दूसरे एप्लीकेशन को रेगुलरली एक्सेस करते हो लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम, इसको तुम्हारा डेटा जा रहा है, तुम्हारे एप्लीकेशन का डेटा तुम क्या क्लिक कर रहे हो। तो जहाँ पर ये कोई तुम वेबसाइट एक्सेस करते हो यहाँ पर कुकीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर की जो कुकीज़ के अंदर का जो डेटा जो है वो तुमने परमिशन दे दी उसको रीड करने की, वो तुम्हारे कुकीज़ के डेटा को रीड करेगा। और उसके अंदर एक हिस्ट्री रहेगी जो तुमने क्या क्या अभी विजिट किया हुआ है रिसेंटली। तुम 10 दिन में 20 दिन में जो भी तुम्हारी ब्राउजर की सेटिंग में क्या तुमने क्या करा है उसको रिसीव किया, तो उन कंपनियों के पास में तुम्हारा डिटेल वो सेंड कर देगा वो ये। तो तुम जब भी दूसरा एप्लीकेशन ओपन करोगे तुमको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दिखने लग जाएगी वो ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं एक तरीके से। तो जब भी तुमने इनेबल कर दिया वहाँ पर एक्सेप्ट कर ली कुकीज, तो तुम्हारे पास में फिर दूसरी जगह पे तुमको वो डेटा दिखने लग जाएगा यहाँ पर ही। तो वैसे ही क्या करना है कि हमको यदि कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि एक एप्लीकेशन से जनरेट किया हुआ डेटा क्विकली दिखे दूसरी एप्लीकेशन में, अब वो यहाँ भी हो सकता है, रिमोटली भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वो एप्लीकेशन का डेटा हमको काफका को भेजना पड़ता है, और काफका क्या करता है कि उसको दूसरी एप्लीकेशन जो है काफका के थ्रू उस डेटा को कंटिन्यूसली रीड करती रहती है, वो कंटिन्यूसली बहुत फास्ट, बहुत ही फास्टली रीड होता है वो डेटा। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमिंग करना यहाँ पर, ये जहाँ पर काफका के ऊपर डेटा जा रहा है दूसरे दूसरे सिस्टम उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। हो सकता है कि मल्टीपल सिस्टम एक ही बार में रीड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट का जो स्कोर है वो तुमको बहुत सारी एप्लीकेशन में एक ही समय में एक ही जैसा दिखने वाला है। तो जो हमारा क्रिकेट जहाँ से होस्ट हो रहा है उसको पब्लिश कर रहा है, एक जगह पर डाल रहा है, वो सब इसको कर रहे हैं यहाँ पर रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ से डेटा को। तो डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्लस्टर लगा हुआ रहता है काफका का। तो काफका जो है वो भी असिंक्रोनस के लिए यूज होता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर ही। तो हम असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में भी क्या करते हैं, काफका को क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं ये। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन करवाना है तो इसमें से रेस्ट है, फिन क्लाइंट, वेब क्लाइंट, कुछ भी यूज़ कर लो, कोई डजेंट मैटर। लेकिन बहुत ही फास्ट मैनर में करना है, मल्टीपल एप्लीकेशन जो है तुम्हारे डेटा को जो है वो रीड कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो उस केस में हमको क्या करना है कि ऐसा सर्वर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल के लिए तुम कोई सी भी चीज़ सर्च करना, और उसको जस्ट डायल में नंबर डाल देना तुम्हारा ही है, तो तुमको जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो उसके सारे के सारे ब्रोकर एक ही टाइम पे फ़ोन करने लगेंगे यहाँ पर ही, क्योंकि जस्ट डायल में तुमने उसको रजिस्टर्ड कर दिया है। और एक बार तुमने जस्ट डायल में तुम्हारा नंबर रजिस्टर्ड कर दिया, उसके बाद में जस्ट तुमने सर्च भी किया और जस्ट डायल के लिंक पे भी क्लिक कर दिया, लिंक पे क्लिक कर दिया, बाद में नंबर नहीं डाला, तब भी तुमको कॉल आ जाएंगे जो भी चीज़ तुमने सर्च की है। तो वो तुम्हारे डेटा को क्या है कि पर्टिकुलरली वेंडर के पास में वो पहुंचा देगा, वो उसकी इंक्वायरी में ये, इवन तुमने तुम्हारा नंबर नेक्स्ट टाइम नहीं भी डाला है तब भी। तो ब्राउज़र पे तुम्हारा डेटा जो है बेस्ड ऑन द क्लिक काफका के इस सर्वर पे चले गया है, और वो यहाँ पर जो है वो उन ब्रोकरों के पास में पहुंच गया है वो, क्योंकि ब्रोकर के जो एप्लीकेशन रहते हैं वो कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहते हैं यहाँ पर ये, कि उनके पास में कुछ आया गया उससे रिलेटेड, तो वो तुम्हारा नंबर उनके पास में पहुंच जाता है। काफ़ी सारे यूज़ केस है, बाद में देखेंगे हम लोग। तो अब ये क्या है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है माइक्रो सर्विसेज ये। माइक्रो सर्विसेज इज नथिंग बट ए इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमको ओपन सोर्स स्प्रिंग ने प्रोवाइड की हुई है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास में जो है ये स्प्रिंग क्लाउड का है ये, स्प्रिंग क्लाउड। तो स्प्रिंग क्लाउड का ही हमारे पास में क्या है ये एपीआई है स्प्रिंग क्लाउड का ये।
स्प्रिंग क्लाउड ने तुमको रजिस्ट्री सर्वर दिया है, स्प्रिंग क्लाउड ने तुमको। स्प्रिंग क्लाउड ने तुमको क्या दिया है यहाँ पर, ये कॉन्फ़िग सर्वर दिया है। स्प्रिंग क्लाउड ने तुमको ये एडमिन का सर्वर दिया है। स्प्रिंग क्लाउड ने तुमको जिपकिन दिया है यहाँ पर ये। फिर ये ईएल के तो अलग से यूज़ करना है ये। तो यहाँ पर स्प्रिंग क्लाउड ने हमको इसका एपीआई गेटवे दिया है। अब तुमको स्प्रिंग क्लाउड का एपीआई गेटवे नहीं पसंद आ रहा है, नहीं काम हो रहा उससे, तो एडब्ल्यू एज्यूर का एपीआई गेटवे यूज़ कर लो। फिर माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट का यहाँ पर ये थोड़ा सिंबल इनके क्या है, ये अलग अलग है ये, इसलिए मैं वहाँ पर ये क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट पे तुम तुम्हारा एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, जो कि अभी हम कर ही रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये इजीली क्या हो जाएगा, जब हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ करेंगे तो ये इजीली जो है वो स्प्रिंग क्लाउड के साथ में क्या काम करता है, बिकॉज सब कुछ क्या है, सब कुछ हमें किसने दे के रखा हुआ है, ये स्प्रिंग की कम्युनिटी ने दे के रखा हुआ है ये। तो ये इकोसिस्टम में जो तुम स्प्रिंग बूट यूज़ करोगे तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है यहाँ पर ये, क्योंकि सब कुछ स्प्रिंग का है ये, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग क्लाउड विद माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर को अचीव कर रहे हैं हम लोग स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करके ही। ईएल के प्रोमेथेus ग्राफाना ये स्प्रिंग से इंटीग्रेट होते हैं, बट ये अलग अलग सर्वर है ये जस्ट क्या होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। अब ये करोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है डिप्लॉयमेंट का। अब इतने सारे एप्लीकेशन के लिए हम लोग जब इसका टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर इसके टेस्टिंग करने के लिए तुमको चाहिए डेव एनवायरनमेंट, तुमको चाहिए क्यूए एनवायरनमेंट, तुमको चाहिए यहाँ पर यूएटी एनवायरनमेंट, यहाँ पर चाहिए पायलट एनवायरनमेंट, यहाँ पर चाहिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर रखना पड़ेगा तुमको सर्वर, इसके लिए अलग टॉमकेट 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 सर्वर। तो तुम्हारे 5 सर्वर तो जो है वो इसके लिए लग गए। फिर इनको भी ये सर्वर भी तो है अलग से जो इनको मॉनिटर कर रहे हैं, गेटवे। ये क्या होगा, इतने सारे सर्वर तुमको यहाँ पर लग जाएंगे सिर्फ एक एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करने के लिए। फिर उसके ऊपर ऑटो स्केलिंग करना है, जब वो प्रोडक्शन में जाएगा, डेटा यूएटी में जाएगा ये, तुम्हारा जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो उसका पार्ट है, तो क्या होगा कि इस तरीके से यदि हम लोग यदि करें, मुझे से मोनोलिथिक के केस में भी कर रहे हैं, तो ये टेस्टिंग करना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ये। तो जहाँ पर माइक्रो सर्विसेज रहता है वहाँ पर हमें जो है वो एक्सटर्नल सर्वर पे हम लोग टेस्टिंग जो है वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन के तो कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा की पूरा आर्किटेक्चर ही हमको टेस्ट करना पड़ता है यहाँ पर ही। तो जहाँ पर माइक्रो सर्विसेज आएगा केस में, उस समय तुम्हारे पास में डिप्लॉयमेंट के अंदर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए हमको लगता है डॉकर। तो डॉकर के थ्रू हम क्या करते हैं कि सारे के सारे एप्लीकेशन को हम लोग डॉकर के कंटेनर में डालते हैं। अब डॉकर को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमको डॉकर की टेक्नोलॉजी जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ती है, कि डॉकर की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, डॉकर पहले होता क्या है। तो विथआउट माइक्रो सर्विसेज पहले डॉकर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि डॉकर कौन सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। फिर वो डॉकर को हम लोग माइक्रो सर्विसेज केस में कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन को डॉकर के कंटेनर में रन करवाते हैं। अब ऐसे क्या करोगे कि तुम तुम्हारे एप्लीकेशन को यदि 5 अलग अलग फंक्शनैलिटी को खुद के सिस्टम में यदि टेस्ट करोगे यहाँ पर ये, तो अपने सिस्टम में तुमको रन करवाना है इसको। मान लो ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ये 10 प्रोजेक्ट जो हैं ये हमारे सिस्टम में क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। ये जो हमारे पास में 10 प्रोजेक्ट है ये, तो तुमको अलग अलग पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, और हर प्रोजेक्ट अपने आप में का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या होगी, क्रिएट होगी, जो कि तुम्हारा टास्क मैनेजर में दिखेगी।
तो हर प्रोजेक्ट जो है वो अलग अलग क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो एक मशीन के अंदर अलग अलग प्रोसेस क्रिएट हो गई, एक तरीका तो ये हो गया। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि हम लोग सारे प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग मशीनों चलाएं, हम लोग अलग अलग मशीनों पे करें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम के अंदर अलग अलग मशीनें क्रिएट करना पड़ेगी। अब उसके लिए हमको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर हमको एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं VMware। तो VMware एक कंपनी चाहिए, तो उसका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये VMware वर्कस्टेशन क्या है, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है कि मेरे पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर से CPU और रैम को क्या करता है, ये आइसोलेट करता है और अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है। ये अलग अलग एक मशीन के अंदर ही तो मुझे मल्टीपल मशीनें क्रिएट करना है, तो मैं क्या करवा सकता हूँ, इस सॉफ्टवेयर से करवा सकता हूँ। मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ेगी यहाँ पर ये। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट वर्चुअल मशीन यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और इसके अंदर मैं ये बताऊँगा। मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा, और इस पर्टिकुलरली वर्चुअल मशीन के अंदर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा मैं कि मुझे इतना हार्ड डिस्क जो मेरे पर्टिकुलरली मशीन है वहाँ से मैं उसको डिवाइड करूँ मैं, और मैं इतना जो रैम है उसको डिवाइड करूँ। लेट से मेरे सिस्टम में 16 GB रैम है, तो मैं 4 4 GB के अलग अलग सिस्टम बनाऊँ। और तो मुझे हर सिस्टम पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, और उसके ऊपर सेपरेटली डेटाबेस इंस्टॉलेशन करो, सर्वर इंस्टॉलेशन करो, जावा इंस्टॉलेशन करो, और अपनी एप्लीकेशन को चलाओ। तो इसको तो यदि मैं मेरे पर्सनल सिस्टम में करने बैठ गया तो मेरा पर्सनल सिस्टम को परफॉर्मेंस ही चले जाएगा, क्योंकि उसको ये VMware को भी चलाना है। तो मेरा जो यहाँ पर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो है, इसके ऊपर मैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगा मैं दूसरे वाले। तो वो इस सॉफ्टवेयर को भी चलाएगा, और उसके ऊपर क्या है, ये दूसरे वाली मशीन को भी यहाँ पर चलाएगा, वो दूसरे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चलाएगा यहाँ पर ये। तो मेरे पास में जो है, मेरे गेस्ट के पास में जो जो खुद की प्रोसेस है जो है उसको चलाने के लिए काफ़ी कम मेमोरी रहेगी, काफ़ी काफ़ी कम CPU रहेगा। तो ये मेरे सिस्टम के परफॉर्मेंस को किल करेगा फिर ये। तो एक अप्रोच तो हमारे पास में ये वाला है ये। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, या तो एक ही मशीन में सबको चलाएं अलग अलग प्रोसेस क्रिएट करके, या फिर वर्चुअल मशीन क्रिएट करें। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में डिसएडवांटेज ये रहता है कि जब हम लोग VM क्रिएट करते हैं तो उस समय हम लोग हार्ड डिस्क और रैम जो है उसको हम लोग जो भी डिसाइड करते हैं वो उस वर्चुअल मशीन में वही बना हुआ रहता है। तो इवन हमने 4 GB का रैम दिया, 50 GB का हार्ड डिस्क का दिया, और वो 4 GB में से एप्लीकेशन को रन करने के लिए सिर्फ 2 GB काफ़ी है रैम। तो वो 2 GB से हमारा काम हो जाएगा, बाकी 2 GB आइडल रह जाएगा वो। तो यहाँ पर 16 GB में 2 GB एक माइक्रो सर्विसेज ले लेगा, दूसरा 2 GB दूसरा माइक्रो सर्विसेज ले लेगा। तो हाफ GB जो होगी वो यूज़ होगी, और हाफ GB रहेगी उस पर्टिकुलर VM के अंदर, वो कोई काम की नहीं रहेगी, रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होंगे। तो उसी के टॉप पे ये नई टेक्नोलॉजी जो बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकर। तो डॉकर क्या करता है कि एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितना भी रिसोर्सेस लग रहा है वो सिर्फ उतना ही क्या करता है, वो तुम्हारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता है, और उसी को क्या करता है, वो यूज़ करता है। और जब उसका काम हो जाता है उसका वो, तो वो जितना यूज़ करेगा उतना यूज़ करेगा। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी बढ़ा लेगा, और जब उसको ज़रूरत नहीं रहेगी वो श्रिंक कर लेगा। वो अननेसेसरी क्या करेगा, वो तुम्हारे लिए मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पर ये। अब इसके पीछे पूरा डॉकर के पीछे ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है ये, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो पहले किस तरीके से हमारे पास में सर्वर थे, बाद में वर्चुअल टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद में ये डॉकर आया ये। तो उसको एक हिरार्की में लर्न करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर माइक्रो सर्विसेज आता है वहाँ पर डॉकर कंपलसरी आता ही आता है ये, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज के प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर जो है वो चाहिए डॉकर। नहीं तो फिर मल्टीपल मशीनें लगाओ,
या मल्टी एक ही मशीन के लिए वीएम लगाओ, या एक ही वीएम एक ही मशीन के अंदर सब कुछ चलाओ। यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा है कि जब हम लोग डॉकर का यूज़ करेंगे तो हम लोग एक ही मशीन के ऊपर डॉकर को इंस्टॉलेशन कर देंगे, एक ही सिंगल मशीन पे। और हम हमारे चारों पांचों एप्लीकेशन को हम लोग एक ही मशीन पे एक ही बार में रन करवा सकते हैं। और चारों पांचों एप्लीकेशन, और जो अलग अलग से हमारे पास में एप्लीकेशन है जो इस इकोसिस्टम को चला रहे हैं, ये वो भी क्या होगा, एक सिंगल मशीन पे चल जाएगा स्मूथली, बिकॉज ऑफ डॉकर। तो डॉकर बहुत लाइट वेटेड कंटेनर क्रिएट करता है, और वो उतना ही यूज़ करता है जितना ज़रूरत है वो। और वो हर एक एप्लीकेशन के लिए हमारे ओएस के लेवल पे एक प्रोसेस क्रिएट करता है जो कि लाइट वेटेड रहता है, वो ज़्यादा हेवी वेटेड भी नहीं रहता ये। तो जिससे क्या होती है, टेस्टिंग जो होती है वो हमें टेस्टिंग करने में डेवलपमेंट के लेवल पे, क्यूए के लेवल पे जो है वो स्मूथ रहता है। और करंट सिनेरियो में मोनोलिथिक एप्लीकेशन को भी अभी डॉकर पे डिप्लॉय किया जा रहा है, ये कंटेनर पे डिप्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेज है यहाँ पर ये। फिर डॉकर तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग बाद में क्या करते हैं, इसमें स्केलिंग करते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। यदि स्केलिंग परफॉर्म हो रही है तो उस केस में हमें कुबरनेट भी रोल में लाना पड़ता है। तो डॉकर और कुबरनेट का हम लोग दोनों का दोनों यूज़ करते हैं। तो डॉकर जो कंटेनर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और कुबरनेट जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। तो जब डिमांड आएगी मेरे पास है मल्टीपल मशीन की, तो वो क्या कर देगा, उसको स्केल कर देगा वो। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कंटेनर स्केल होते हैं यहाँ पर ये। अब मैं कुबरनेट को थोड़ा बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं ये। बट कीप योर माइंड कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास में जो अलग अलग जो सिस्टम है वो यहाँ पर क्या है, वो डॉकर के अंदर है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डॉकर में रख लें, ये एक अलग कंटेनर में चलेगा, ये एक अलग कंटेनर में चलेगा, ये एक अलग कंटेनर में चलेगा ये। ईएल के कोई भी हम लोग क्या करवाएंगे, अलग अलग कंटेनर में चलवाएंगे यहाँ पर ये। तो ये प्रोमीथेउस भी एक अलग सा सर्वर है, गफाना का भी एक अपना अलग सर्वर है यहाँ पर ये। दोनों साथ में काम करते हैं, ईएल के तीनों सर्वर साथ में काम करते हैं, लेकिन वो सर्वर तीनों अलग अलग रहेंगे यहाँ पर ये। एपीआई गेटवे यदि इसका यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग से हम कंटेनर में उसको रख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम अलग से कंटेनर में रख सकते हैं यहाँ पर ये। फिर जो काफका है, तो काफका को भी हम लोग अलग से उसके लिए सर्वर क्रिएट करवाएंगे, तो उसको भी हम लोग अलग से कंटेनर में कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये। फिर इस एपीआई गेटवे से हमारा एप्लीकेशन जो है वो कम्युनिकेट करता है। वो हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन भी हो सकता है, या वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। वो एपीआई गेटवे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, हमारे पास में डेटा आ रहा होता है यहाँ पर ये। तो एपीआई गेटवे के पास में बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है एपीआई गेटवे के पास में। अब हमको स्प्रिंग का यूज़ करना है, एडब्ल्यूएस का, एज्योर का यूज़ करना है, हम लोग करवा सकते हैं ये। तो ये पूरा के पूरा इकोसिस्टम जो है वो हमको क्लाउड भी देता है। हम लोग एडब्ल्यूएस, एज्योर का क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके पास में प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है। तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो भी जो है वो उन्हीं के क्लाउड में क्रिएट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि तुम एडिटर में उसको यूज़ करो, वो उनका ही प्लेटफॉर्म है, उस पर कोड राइट करो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली सर्वर पे जो हो जाएगा वो डिप्लॉय भी हो जाएगा। और यदि इसको स्केलिंग करना रहे तो ऑटोमेटिकली उसमें कुबरनेट क्लस्टर भी लग जाएगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा पे। तो हर कोई इतना पे नहीं कर पाएगा ये। तो सब सेपरेट में क्रिएट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और एक हाइब्रिड मॉड्यूल में काम करते हैं। लाइक
कुछ काम हमारा फ्री में हो रहा तो फ्री में करो, कुछ हमको लग रहा है कि सर्विसेज नेसेसरी है तो सर्विसेज लेना है हमको, ये सर्वर ऑक्यूपाई करना है, सर्विसेज हमको लेना है। अदरवाइज क्या करेंगे कि हम उसको जो है वो हमारा जो ओपन सोर्स हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। तो अभी हमको जो मेन प्रोजेक्ट है जो क्रिएट करना है वो इसी आर्किटेक्चर में हमको क्रिएट करना है। अभी जो हमको मेन प्रोजेक्ट है क्रिएट करना है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा भी मेजर प्रोजेक्ट, इसके अंदर रहेंगे जो भी मॉड्यूल्स, वो मॉड्यूल से जो रहेंगे वो अलग अलग एप्लीकेशन रहेगी हमारे पास में। तो अभी हमारा एप्लीकेशन का नाम जो रहेगा वो ऐसा एक इंश्योरेंस सिस्टम है वो, ISH। तो एक इंश्योरेंस सिस्टम रहेगा वो हेल्थ का वो। अब उसके अंदर काफ़ी सारे जो जो भी इसकी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और उन प्रोजेक्ट को सेपरेटली डेवलपमेंट करेंगे। सेपरेटली क्या होगा वो बिल्ड होगा वो जेनकिन के थ्रू, और सेपरेटली डिप्लॉय होगा वो तुम्हारा कुबरनेट सॉरी डॉकर के अंदर। तो हम चाहें तो उसको टॉमकेट में डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग डॉकर का यूज़ करेंगे। हमारे मिनी प्रोजेक्ट में हम लोग टॉमकेट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग डॉकर के ऊपर उसको करवाएंगे ये। तो थोड़ा पहले डॉकर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये। तो ये जो रहेंगे ये कॉमन रहेंगे, ये API गेटवे, रजिस्ट्री सर्वर, कॉन्फ़िग सर्वर, इसके एप्लीकेशन जो रहेंगे हमारे पास में वो कॉमन रहेंगे। और ये जो रहेंगे हमको इस पर डेवलप करना है ये। तो ये तो कॉमन ही रहेंगे हमेशा के लिए। जस्ट तुम्हारा क्या होगा, जब भी तुम नया सर्विस क्रिएट करोगे वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो नया सर्विसेज क्रिएट करोगे और रजिस्टर्ड हो जाएगा। और वो फंक्शनैलिटी हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, यहाँ पर कंज्यूम कर पाएंगे। तो एंगुलर में कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जस्ट हमारा डेटा आने वाला है यहाँ पर ये। तो माइक्रो सर्विसेज जो है वो एक तरीके का इकोसिस्टम है, और उसी इकोसिस्टम के ऊपर हमको काम करना है। तो इस इकोसिस्टम के ऊपर जो जो चैलेंजेस आते हैं वो इंटर में पूछे जाते हैं। जैसे कि सेशन मैनेजमेंट कैसे होगा माइक्रो सर्विसेज के केस में। मोनोलिथिक में तो ठीक है, एक ही सर्वर है तो सेशन मैनेजमेंट हो रहा है वहाँ पर सेशन के टेक्निक से। लेकिन यहाँ पर जो है वो सेशन मैनेजमेंट में जो है वो यहाँ पर चैलेंजेस रहते हैं। तो यहाँ पर कैसे होता है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कैसे होता है। तो माइक्रो सर्विसेज पे हम लोग डेटाबेस जो यूज़ करेंगे तो उसमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म कैसे करेंगे। फिर माइक्रो सर्विसेज के केस में हम लोग कैशिंग कैसे परफॉर्म करते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि मल्टीपल अलग अलग पे सर्वर है तो हमको और भी टूल यूज़ करना है यहाँ पर। एक यूज़ करना है रेडिश। तो ये जो रेडिस है बहुत ही फेमस अभी के समय में कैशिंग के लिए यूज़ होता है ये। तो जो भी हमको डेटा कैश करवाना हो हम उसको क्या करते हैं, रेडिस के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ये रेडिस यूज़ होता है यहाँ पर ये। फिर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए हमको जो है वो JWT टोकन का यूज़ करना है। तो जो हमारे पास में एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर ऑथराइज होगी तो क्या होगा कि हमारे पास में जो वो है JWT टोकन के फॉर्म में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर जो है वो ऑथराइज होंगे यहाँ पर ये। तो हमको ये JWT टोकन का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर ये। तो इसके थ्रू क्या होते हैं हम लोग अलग अलग सर्विसेज में क्या होते हैं ऑथराइज होते हैं ये JWT के थ्रू यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारी हमारे पास में क्या है यहाँ पर चीज़ें हैं ये। तो एक्सटर्नली हमको काफका रेडिस और ये JWT ये हमको एक्सटर्नली क्या करना है, ये यूज़ करना है यहाँ पर ये। तो डेवलपमेंट तो सिमिलर ही रहेगा यहाँ पर, बट जस्ट हमको ये इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, इसको डिप्लॉय करना सीखना है डॉकर के ऊपर। और बाद में उसको हमको पूरा की पूरा एप्लीकेशन जो है ये इंटरनली जो है वो हमारे लिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है हमारे पास में ऑटो स्केलिंग परफॉर्म कर सके ये। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पूरा के पूरा जो एप्लीकेशन है उसको कुबरनेटिस क्लस्टर पर ले जाना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिसीजन मेकिंग खुद ही हो जाएगा कि जब एक पर्टिकुलरली सर्विसेज पे ज़्यादा हीट आ रहे हैं तो अपने आप वो ऑटो स्केल कर लेता है अपने आप को ये, वो कुबरनेट के अंदर ऑटोमेटिकली होता है ये। तो डॉकर से हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं, लेकिन हमको डिसीजन मेकिंग लगाना है कि
बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए हमारे पास में जो है वो कंटेनर जो है मल्टीपल कंटेनर क्रिएट हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर कुबरनेट का क्लस्टर यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर ये। तो डेवलपमेंट तो हमारा सिमिलर रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर। जस्ट हमको ये पहले ये इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, उसके डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को हमको लगाना है, डिप्लॉयमेंट के अंदर डॉकर के अंदर हमको उसको प्लेस करना है सारे के सारे प्रोजेक्टों को, और कुबरनेट के अंदर हमको उसको प्लेस करना है। और बाकी प्रोसेस जो है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का वो क्या रहता है, वो सेम ही रहता है जैसे हम लोग मिनी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ही। तो कल मैं इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास में प्रोजेक्ट रहेगा वो क्या, कौन कौन से उस प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल रहेंगे, और उस मॉड्यूल पे हम लोग काम करेंगे ये, फिर उसी को ही हम लोग लगाएंगे इसके अंदर। पर्टिकुलरली इकोसिस्टम के अंदर जो है ये हमारे पास में डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर डायरेक्टली नहीं क्रिएट करना चालू कर देना है। तो माइक्रो सर्विसेज के क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। माइक्रो सर्विसेज के होते हैं प्रिंसिपल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अपने प्रिंसिपल है। फिर जो कि एक ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, जो कि ऐसे सॉलिड प्रिंसिपल है जो कि प्रोजेक्ट की लेयर पे एप्लीकेबल रहते हैं। वैसे क्या होते हैं कि जब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अचीव करते हैं तो हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्या है, वो एक यूनिट है, एक इंडिपेंडेंट क्या है, वो एक सर्विस है वो। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हमको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वो, सॉरी माइक्रो सर्विसेज के प्रिंसिपल फॉलो करना है हमको। ये तो ये माइक्रो सर्विसेज के ये प्रिंसिपल है ये। प्रिंसिपल मीन्स उसकी थिंकिंग, जब हमने प्रोजेक्ट को ब्रेक कर दिया तो वो उसकी थिंकिंग है ये, यहाँ पर ये। तो ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए हमारे पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को ये, कि वो वहाँ पर जो है वो मॉडल्ड अराउंड बिजनेस डोमेन। तो बेस्ड ऑन डोमेन वो मॉड्यूल रहे, वो अलग रहे, वो उसकी जो बिजनेस कैपेबिलिटी है मॉड्यूल अलग है वो, तो उसके अकॉर्डिंगली रहे ये। अननेसेसरी अलग से प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर देना हमको ये। culture of automation, hide implementation detail, decentralize all the thing, deploy independently, आइसोलेशन फेलियर। तो यदि वो फेल हो रहा है तो दूसरे मॉड्यूल इम्पेक्ट नहीं करे, उसके प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पर, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये होते हैं माइक्रो सर्विसेज के प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में होता है माइक्रो सर्विसेज के डिज़ाइन पैटर्न। तो जितना भी सर्विसेज हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके ये डिज़ाइन पैटर्न है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हम लोगों को लगा देना है यहाँ पर डिज़ाइन पैटर्न के इसके। तो यहाँ पर क्या है कि माइक्रो सर्विसेज जब हम लोग इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये डिज़ाइन पैटर्न जो है वो उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो सारे के सारे डिज़ाइन पैटर्न नहीं लगते हैं, कुछ कुछ डिज़ाइन पैटर्न लगते हैं, जैसे कि ये सागा पैटर्न, CQRS पैटर्न, फिर ये इवेंट सोर्सिंग, हेल्थ चेक, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग। तो जो भी हम लोग उस इकोसिस्टम को अचीव करने के लिए जो भी हम लोग एक्सटर्नल सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग ये डिज़ाइन पैटर्न को एप्लीकेबल कर सके उसके अंदर। तो डिज़ाइन पैटर्न में क्या रहता है कि सॉल्यूशन रहता है, जो कि रियलिस्टिक प्रोजेक्ट के अंदर जो जो प्रॉब्लम आ सकती है उनके रेडीमेडेड सॉल्यूशन है, ताकि हम लोग जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो ये थिंकिंग के साथ में क्रिएट करें कि वो चैलेंजेस नहीं आए हमारे पास में। तो वैसा जब भी हम लोग माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें उसके प्रिंसिपल और डिज़ाइन पैटर्न को ध्यान में रख के उसको क्रिएट करना है, ताकि हमको माइक्रो सर्विसेज के चैलेंजेस नहीं आए बाद में, कि बाद में हमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बाद में पता लग रहा है कि हमारा अप्रोच ही गलत है, वो प्रोजेक्ट जो है वो ठीक नहीं है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए। तो जो हम लोग API गेटवे क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, जो हम लोग यहाँ पर हेल्थ चेक हमारा एक्चुएटर काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेसिंग के लिए हम लोग जिपकिन सर्वर लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर उसके डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आते हैं ये। पर्टिकुलरली इकोसिस्टम जो है वो डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। तो माइक्रो सर्विसेज इज कस्टमाइजेबल आर्किटेक्चर, ये एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर बिजनेस ये चेंज हो सकता है ये। उनको और एक्सटर्नल सिस्टम लगाने पड़ सकते हैं, कुछ भी और भी करना पड़ सकता है, बट ये जो है मिनिमम मिनिमम ये लगना ही लगना है। तो माइक्रो सर्विसेज जब यूज़ करोगे एप्लीकेशन
और उसको करने के लिए डॉकर, उसको मेंटेन करने के लिए कुबरनेट, उसको कैशिंग करने के लिए तुमको रेडिस, यहाँ पर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए तुमको यहाँ पर काफका या फिर रेस्ट क्लाइंट, वेब क्लाइंट जो है ईएल के प्रोमिथियस से लगाना ही है। तो हमारा एक वेल प्रूव्ड एक है एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होता है यहाँ पर ये। तो जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं वो, तो वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में ही बने होते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में बना हुआ है, तभी ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मैच कर पा रहा है ये। तो माइक्रो सर्विसेज का ये एडवांटेज तो है कि एप्लीकेशन तुम्हारा बहुत रिस्पॉन्सिव बनेगा। और यदि कुछ इशू आए तो वो इंडिपेंडेंट सर्विसेज में ही आएगा यहाँ पर। तो तुमको सब कुछ टेस्ट नहीं करना है, बस उसी सर्विसेज को टेस्ट करना है तुमको ही। तो ये एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो है वो उसका इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी सारे सर्वर लग रहे हैं, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है। फिर टेस्टिंग करेंगे हम लोग उसके डेव एनवायरनमेंट पे, गिव एनवायरनमेंट में, तो हमको पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर वो डिप्लॉय होना चाहिए। एक सिंगल डिप्लॉयमेंट में काम नहीं होगा कि जनकिन पे एक डिप्लॉय किया हो तुम्हारा काम हो गया यहाँ पर ही। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि जब इसका टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग क्यू एनवायरनमेंट में पूरा की पूरा क्लस्टर को डिप्लॉय करते हैं हम लोग, जो जो भी अलग अलग सर्वर है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो डॉकर का यूज़ करते हैं। डॉकर के अंदर कॉन्सेप्ट होता है डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज का फाइल है, उसके अंदर क्या होता है सारे के सारे सर्विसेज जो हैं वो रहते हैं। तो एक ही बार में क्या करते हैं कि वो सबके कंटेनर क्रिएट कर देता है इंडिपेंडेंट ही है। तो सबके कंटेनर क्रिएट हो जाते हैं डॉकर कंपोज के थ्रू। तो बार बार जो है हम लोग क्या करते हैं कि पूरा की पूरा क्लस्टर जो है वो डिप्लॉय करते हैं, पूरा की पूरा एप्लीकेशन है हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं। अब वो एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय होता है, उसकी इमेज फाइल क्रिएट होती है, उसके लिए थोड़ा हमको डॉकर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो मैं मिनी प्रोजेक्ट में ही हमारा जो है वो डॉकर का एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दूंगा पूरा यहाँ पर ही, जो अभी हम लोग बनाने वाले हैं, और उसी को हम लोग माइक्रो सर्विसेज में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो डॉकर कैसे काम करता है वो हमको वहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर ही। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर और उसके जो जो चैलेंजेस है वो, माइक्रो सर्विसेज के प्रिंसिपल और माइक्रो सर्विसेज का डिज़ाइन पैटर्न, इतना ही इंटरव्यू में पूछा जाता है यहाँ पर ये। तो माइक्रो सर्विसेज के यहाँ पर ये पर्टिकुलरली क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं और किस तरीके का उसका आर्किटेक्चर है। ये डेवलपमेंट सेम है, बट उसको टेस्टिंग करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए कुबरनेट डॉकर बीच में रोल में आते हैं। तो उसको हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्चुअली में करते हैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट उसका ये। तो कल मैं पूरा उसका जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला है उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम इसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं ये। और पैरेलली हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट है वो भी चलते रहेंगे यहाँ पर ही। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।